सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी संविधान एक यानी इंट्रोडक्शन यानी कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन की बात की थी। और हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी, कैसे उन्होंने काम किए, कितनी कितनी बार उनकी मीटिंग्स हुई थी, किसने उन मीटिंग्स को हेड किया। कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटीज़ बनी थी उस टाइम पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो कितनी कमेटीज़ थी, कौन कौन उनके हेड थे। और साथ ही साथ हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो कब आया था और कैसे कैसे काम हुआ था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए ऐसे कौन कौन सी दिक्कतें, कौन कौन सी परेशानियां आई थी, और उन परेशानियों को या हम कहें उन चुनौतियों को बेसिकली अगर हम बोले तो हमने कैसे उनको हैंडल किया। देखो, सबसे पहले चुनौती तो क्या आती है कि जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने लोग चुन के गए थे वो उनकी सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी थी, सबके अलग अलग जो थे वो इंटरेस्ट थे। जैसे कुछ लोग बिलोंग करते थे आपकी समाजवादी दल से, कुछ लोग बिलोंग करते थे जिनकी उदारवादी विचारधारा होती थी, कुछ ऐसे थे जो मार्क्सवादी विचारधारा का फॉलोअर्स थे, तो कुछ ऐसे थे जो गांधीवादी विचारधारा के फॉलोअर्स थे। अब अगर मान लो गांधीवादी विचारधारा की बात करें तो गांधीवादी विचारधारा के लोग क्या सोचेंगे, उनको ये लगेगा कि सेंटर में आपका क्या होना चाहिए, विलेज ग्राम लेवल पे होना चाहिए, यानी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन जैसे प्रोसेस ही नहीं होने चाहिए। अब जो आपके दूसरे लोग थे जो आपकी मानते उदारवादी विचारधारा, या बेसिकली अगर मैं इसको मतलब वैसे बोलूँ तो जो मान लो कि जो नेहरू जी के सपोर्टर्स थे, उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि नहीं, आपको एक केंद्र में स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए होता है, आप विलेज लेवल को पावर अथॉरिटी नहीं दे सकते, यानी वो चाहते थे कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, पहली परेशानी तो ये आ जाती है कि कैसे जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी और जो डिफरेंट इंटरेस्ट थे उन सब में आप एक किस्म से वो कहते ना कि कैसे उनमें समन्वय कैसे बनाओगे, दोनों चीज़ों को सबको कैसे शामिल करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी की भी बात नहीं मान रहे हो तो इसका मतलब है, ऑब्वियस सी बात है, उनके चांसेस होते हैं कि वो आपसे नाराज़ हो जाएं, फिर काम चलने वाला है नहीं। दूसरा क्या था कि जैसे मान लो जो गांधीवादी विचारधारा थी, अब ये लोग बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करते थे, तो इनका कहना था कि जो सरकार आपकी चुन के आएगी वो सरकार भी कैसे चुननी चाहिए, जैसे आज के टाइम पे आप चाइना में चुनते हैं। चाइना में क्या होता है कि लोकल लेवल पे लोग चुने जाते हैं, फिर उन्हीं लोगों में से मिल बांट के अपर लेवल तक चुनते हैं और ऐसे ही वहाँ के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो हम यही चाहते थे, जो गांधीवादी विचारधारा के सपोर्टर थे उनका कहना था पंचायत के लेवल पे इलेक्शंस कराओ, उसके बाद जो लोग चुन के आते हैं उन्हीं लोगों में से फिर एक बंदे को चुनो और उसी को आप क्या बना दो, वहाँ जाओ, वही आपकी जो है गवर्नमेंट को एक किस्म से लीड करेगा। बट जो दूसरे विचारधारा के लोग थे वो क्या सोचेंगे, उनको लगा कि नहीं, ये सब नहीं चल सकता कि आप विलेज लेवल पे, आज के टाइम पे जो इंडिया की सिचुएशन है वहाँ पे आप विलेज लेवल पे कैसे इलेक्शंस करा सकते हो। तो वो आपके इस तरीके की जो प्रोसेस थी उसमें बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। ठीक है, और क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे थे, जैसे मान लो कि डिफरेंस आ रहा है तो आपने जैसे मान लो जब हम आज़ाद हुए थे तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ऑब्वियस ही बात है, कुछ लोग थे जो इंडिया में रह गए थे, मुस्लिम्स लोग जो थे स्पेशली, बाकी जैसे आपके पाकिस्तान चले गए थे, तो यानी माइनॉरिटीज़ जो रह गई थी इंडिया में, अब उनमें एक डर की सिचुएशन पैदा हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी हमारे राइट्स को छीन ले हमसे। तो आपको ऐसे प्रोविज़न्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना था जो कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स को बचा सके। ऐसा भी ना हो कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को एक किस्म से दबा के रखे, तो उनके लिए भी प्रोविज़न शामिल करना था, ये भी एक चुनौती थी। ठीक है, ओके। कुछ ऐसी चुनौती भी आई जैसे कि मान लो कि आपका सबसे पहले अगर हम और चुनौती की बात करें तो जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा या पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि इंडिया की जो सिचुएशन है उस टाइम पे हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत होती है, और हम मानते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अमेरिका अगर वहाँ पे देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग सिस्टम माना जाता है। ठीक है, तो क्योंकि बजाय कि प्रेसिडेंट को आप नॉमिनल हेड बनाओ जैसे कि इंडिया में है, तो उस टाइम पे ये हुआ कि हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाना चाहिए या पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना था प्रेसिडेंट सिस्टम अपनाना चाहिए और कुछ का मानना था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन कैसे रूल कर रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, ये चीज़ हम कभी से देखते आ रहे हैं और वी आर क्वाइट फैमिलियर विद द प्रोसेस, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर अस टू फॉलो दिस काइंड ऑफ सिस्टम ओनली। ठीक है,
तो ये चुनौती थी। अगर हम और बात करें चुनौती क्या थी, कि जैसे कि हमने देखा कि जब कैबिनेट मिशन आया था तो कैबिनेट मिशन ने क्या कहा, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात को स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने ये भी चीज़ बोली थी कि जो भी आपकी प्रिंसली स्टेट्स हैं जो इंडिया के साथ नहीं जुड़ना चाहती, इंडिया के साथ शामिल नहीं होना चाहती, वो अलग से अपने लिए अलग से संविधान बना सकती है, वो अलग रह सकती है, उसको इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी ऑलमोस्ट 600 के लगभग प्रिंसली स्टेट, 600 के लगभग रियासतें थी। अब उनको इंडिया में शामिल करना वो अपने आप में एक चुनौती थी, ठीक है। क्योंकि आप हम इमेजिन करें तो इंडिया में जो रियासतें थी, अगर सपोज़ करो कि वो रियासतें इंडिया में शामिल ना होकर पाकिस्तान में शामिल होना चाहती तो क्या होता। या फिर दूसरी बात, अगर वो पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होना चाहती, ना वो इंडिया में शामिल होना चाहती, लेकिन अगर वो अकेले रहना चाहती तो भारत के अंदर कितने सारे देश अपने आप और हो जाते, ठीक है। तो उनको शामिल करना वो अपने आप में एक चुनौती थी, ठीक है। फिर दूसरा चुनौती आपके पास ये आ जाती है, एक आपके पास ये चुनौती आती है कि भाई आपके हमारे यहाँ अगर हम बात करें इंडिया की, तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम, जैन, सिख, पारसी वगैरह सब रहते हैं। तो हर किसी को मतलब एक ऐसी कंट्री बनानी थी, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन देना था जिसमें कि हर किसी के जो राइट्स हैं वो सिक्योर हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही धर्म हो जाए, नहीं, सब धर्मों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी थी। तो ऐसे प्रोविजंस को शामिल करना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमारे लिए एक किस्म से पूरा चैलेंज था, ठीक है। उसके बाद आपके पास चैलेंज आता है कि जो आपकी पावर है वो ज़्यादा पावर किसको दी जाए, सेंटर को दी जाए, स्टेट्स को दी जाए। क्योंकि अगर आप अमेरिका में देखोगे, अमेरिका का सिस्टम, तो वहाँ पे देयर आर सर्टेन इश्यूज ओनली जिस पे कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, अदरवाइज स्टेट्स का अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपना अलग से रूल करती है। तो इंडिया में भी ऐसा सोचा गया कि स्टेट को ये पावर दे दी जाए। बट उस टाइम पे जब आप भारत पाकिस्तान अलग हुआ है, जब विभाजन वाली सिचुएशन है सॉरी, तो उस टाइम पे आपको क्या चाहिए, उस टाइम पे बिल्कुल हमें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए होता है जो जितनी भी सारी विचारधाराएं हैं उनको साथ लेके चल सके, सभी तरीके के लोगों को इसमें शामिल किया जा सके और ऐसे स्ट्रॉन्ग निर्णय ले सके जो देश की एकता, अखंडता यानी इंटीग्रिटी के लिए, इंटीग्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमारे पास चैलेंजेस आते हैं। कुछ चैलेंजेस अगर हम और देखें तो जैसे मान लो इकोनॉमी से रिलेटेड, क्योंकि जो आपकी सोशलिज्म या समाजवादी विचारधारा के फॉलोअर्स थे वो बेसिकली क्या चाहते थे कि कैसा होना चाहिए, जैसे यूएसएसआर जैसा सिस्टम आपके पास होना चाहिए। कुछ लिबरल्स लोग थे वो बिल्कुल ये मानते थे कि कैसा सिस्टम होना चाहिए, तो जो अमेरिका वाला सिस्टम होना चाहिए आपका। और कुछ ऐसे लोग थे जो मानते थे गांधीवादी विचारधारा के, तो कि पंचायत लेवल पे होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इन सब को शामिल करना था, यानी आपको स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए था। बट ऐसा भी नहीं करना था कि राज्यों के अधिकार बिल्कुल छीन जाए, ऐसा भी नहीं करना था कि पंचायतों को बिल्कुल राइट ही नहीं दिए जाए, ठीक है। फिर कुछ ऐसे भी आपके सामने चुनौती आती है कि जो आपके इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, उनको आप डायरेक्ट कराना चाहते हैं या इनडायरेक्ट कराना चाहते हैं। अगर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी डायरेक्ट हुए, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन भी डायरेक्ट हुए। और अगर दोनों के इलेक्शन ही डायरेक्ट होते हैं तो फिर दोनों एक दूसरे पे दोनों सोचेंगे कि हमारे पास ज़्यादा पावर है, तो फिर ये जो होती है कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। दूसरा कुछ ऐसे डाउट्स भी आते हैं आपके पास कि आपको क्या करना है। अगर आप समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो कर रहे हो तो आपके मतलब रिसोर्स का सेंट्रलाइजेशन नहीं करोगे, डिसेंट्रलाइजेशन करोगे। बट उस टाइम पे आपने देखा होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद नेशनलाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो किया गया, क्योंकि प्राइवेट लोगों के पास भी इतना पैसा नहीं था उस टाइम पे कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सके। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा, तो ये सारे कुछ इश्यूज़ थे। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की, मतलब क्या सॉल्यूशन हमने अपनाया। बेसिकली हमने दो तरीके की सॉल्यूशन अपनाए। पहला था कि आपका सबने सर्वसम्मति से निर्णय लिए, यानी कि ऐसे प्रोविज़न जिसमें कि सब शामिल है, सबकी मर्जी शामिल है, सबसे पहले उन प्रोविज़न्स को ऐड किया गया, ठीक है। या हम इसको कहें डिसीजन बाय कंसेंसस भी इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो
यानी ऐसे निर्णय जिसमें किसी को कोई डाउट है ही नहीं, सब उसको मिल के निर्णय ले रहे हैं, सबकी सहमति के साथ हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो हम इसको हम मान सकते हैं कि जैसे कि सबने इस चीज़ को स्वीकार किया कि कन्फेडरल सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, यानी सेंटर्स और स्टेट की पावर बेशक से आप डिफाइन कर दो, सेपरेशन ऑफ पावर करो, जुडिशरी को अलग करो, सेंटर को अलग करो, स्टेट को अलग करो, और दोनों के जो एरियाज़ होंगे कि किस एरिया में दोनों रूल्स बना सकते हैं उसको अलग करो। जैसे माइनॉरिटी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे वो आपके सर्वसम्मति से बनाए गए थे, ठीक है। और सर्वसम्मति वाला क्यों अपनाया गया था, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हम आज के टाइम पे बात करें, पार्लियामेंट में जब भी कोई कानून बनने के लिए आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें मेजॉरिटी पे बात करते हैं कि जिसकी मेजॉरिटी होगी कानून बन जाएगा, अगर मेजॉरिटी प्रूफ कर पाए तो। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि अगर आप मेजॉरिटी को अपनाते हो ज़्यादातर केसेस में, तो क्योंकि कांग्रेस के पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ज़्यादा मेंबर थे, तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस जिस प्रोविज़न को लेके आना चाहती थी उस प्रोविज़न को शामिल कर लेते, ठीक है। बट फिर भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम कंसेंसस के साथ जाएंगे, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी में जो 7 मेंबर थे और उसके बाद जो 2 चेंज होके आए थे, यानी टोटल 9 मेंबर देखे जाए तो उसमें KM मुंशी जी थे जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते थे, और जो ड्राफ्ट कमेटी के जो आपके हेड बने थे वो कौन थे, BR अम्बेडकर जी, जो कि कांग्रेस मतलब ये वाले कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाली कांग्रेस, नेहरू जी वाली कांग्रेस, तो देखा जाए तो एकदम से बिल्कुल अपोजिट विचारधारा के थे, ठीक है। तो इसका मतलब कंसेंसस चुना गया। दूसरा था आपका डिसीजन बाय अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आते हैं वो समायोजन वाले सिद्धांत, यानी कि कुछ तुम मानो कुछ मैं मानूँ, कुछ तुम झुको कुछ मैं झुको, वो वाली चीज़ है, ठीक है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हुए जिस पे कि कंसेंसस नहीं बन रही थी बट वो ज़रूरी थे, तो वहाँ पे देखा गया कि बेसिकली मेजॉरिटी क्या कहती है, या दोनों की बातों को सुना गया, और फिर जिसकी बात को ज़्यादा सही लगा, जिसकी बात ज़्यादा सही लगी, जो प्रोविज़न ज़्यादा सही लगे, ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल्स ने जिनको सपोर्ट किया, फिर बहुत उन प्रोविज़न्स को जो है इस चीज़ में ऐड किया गया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो आपकी अकोमोडेशन वाले जिससे कुछ एग्जांपल है, जैसे हम रिपब्लिक है लेकिन फिर भी हमने कॉमनवेल्थ की जो सदस्यता ली। समायोजन का मतलब होता है 2 सिचुएशन जो डिफरेंटली एक्ट करती हैं बट उसको आप साथ लेके कैसे चलते हो, यानी कि जैसे वही पहली बात रिपब्लिक है, रिपब्लिक के साथ साथ आपने कॉमनवेल्थ की अध्यक्षता ले ली, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें तो जो हमारा जैसे हमारा आता है कि हम फेडरल हैं या यूनिटरी हैं, तो हम दोनों का क्या है, मिक्सचर है। हमारे यहाँ कुछ एलिमेंट्स है फेडरल सिस्टम के, कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ यूनिटरी सिस्टम के, ठीक है। तो कुछ ऐसे निर्णय हमने ऐसे लिए हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आज हमने बात की कौन सी चुनौती थी, उन चुनौतियों का हमने कैसे कैसे सामना किया। अब किसी अलग वीडियो में बात करेंगे कि कौन से अलग मतलब कौन से विवाद हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, क्योंकि जैसे कोई चाहता था कि इंडिया जो है सोवरिन रहे है, इस बात पे ये कैसे माना जाए, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में बना रही है वो तो खुद ही कैबिनेट मिशन से आए ना, और जब कैबिनेट मिशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आया है तो आप कैसे कह सकते हो कि हम सॉवरिन हैं। तो कुछ ऐसे विवाद उठे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठे, इन क्वेश्चंस के फिर क्या जवाब दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, किन्होंने क्या बोला, अम्बेडकर जी ने क्या बोला, नेहरू जी ने क्या बोला, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।